हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार माय स्टडी अ वे टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य काल के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जो पढ़ेंगे आज वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं में हमारे लिए हेल्प बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। चलिए बिना समय गवाए पढ़ते हैं। मौर्य काल क्या है? मौर्य काल मौर्य काल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। मौर्य राजवंश क्या है? मौर्य राजवंश 322 ईस्वी से 185 ईस्वा पूर्व कब तक था? मौर्य राजवंश 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। इसने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके आचार्य चाणक्य को दिया जाता है, जो बाद में उनके प्रधानमंत्री भी बने। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। देखिए, आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद किसको घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने किसके नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। चूंकि चंद्रगुप्त की माता का नाम मुरा था। क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त की माता का नाम मुरा था। इसी से यह वंश मौर्य वंश कहलाया। मतलब उनकी माता के नाम पर ही इस वंश का नाम मौर्य वंश कहलाया। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। इनका शासनकाल कब तक था? 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। लगभग 2300 साल पहले 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब? 322 ईस्वी पूर्व में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। मतलब पूरे भारतीय साम्राज्य जो अभी भी हमारा साम्राज्य हमारा देश है, उस सब को मिला करके अखिल भारतीय एक संपूर्ण साम्राज्य का स्थापना कब किया? 322 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके उसके साथ संधि की। अब देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो कि क्या था? एक यूनानी शासक था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनानी शासक। उसके और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उसके साथ संधि की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण मतलब वृद्धावस्था में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु किसको? जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में उपवास रखकर शरीर त्याग दिया। अब देखिए, उस समय क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम चरण में क्या किया? अपना होता है ना वृद्धावस्था में क्या किया? जैन मुनि भद्रबाहु थे एक जैन मुनि भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला नामक स्थान में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। और उपवास के द्वारा जो शरीर जो त्यागा जाता था उसे सलेखना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सलेखना कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसके बारे में देखिए क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो हम इसका जवाब देंगे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे देखते हैं अशोक। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक के देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता व बिंदुसार का पुत्र। किसका पोता था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। इनको अशोका द ग्रेट, अशोक वर्धन व चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को किन किन नामों से जाना जाता है? अशोका द ग्रेट, अशोक वर्धन और चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी भी मिलता है। उन तीन नामों के अलावा और भी नाम मिलते हैं जो अशोक ने अभिलेख खुदवाए थे, बहुत सारे शिलालेख अभिलेख, उसमें देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी भी अशोक का नाम मिलता है। यद्यपि अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रत होने के कारण
अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। उन्होंने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन 4 साल तक वो गृह युद्ध में ही रत रहे, मतलब गृह युद्ध को ही संभालते रहे, और तब उनका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन भी एक स्थान था जिसका राज्यपाल कौन था? अशोक। अपने राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का राज्यपाल कौन था? अशोक ही था। आगे देखते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध तथा सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया। अब देखिए, जैन अनुश्रुति के अनुसार क्या कह रहा है कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध सिंहासन प्राप्त किया, और सिंहली अनुश्रुति के अनुसार क्या है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों, कहाँ? उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर व कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया। मतलब अशोक के समय में जो मौर्य साम्राज्य था वह बहुत अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था। यह उस समय का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अब सोचिए, यह उस समय का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था अशोक के समय में। आगे देखते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने ही सबसे पहले अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना जो संदेश होता है वो पहुंचाने का कोशिश किया था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में हैं। अशोक के जो भी अभिलेख है वो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि में अशोक के ज़्यादातर अभिलेख हैं। उसके बाद देखते हैं कलिंग युद्ध। अशोक के जीवन का परिवर्तन इसी के द्वारा हुआ था, कलिंग युद्ध के द्वारा। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने धम्म का विचार प्रकट किया था। देखते हैं। अपने साम्राज्य के 8वें वर्ष तक अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य विस्तार किया तथा अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया। आगे देखते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग कौन सा है जगह है? अभी जो हमारा उड़ीसा है उसी का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था, इसलिए अशोक ने क्या किया? वहाँ आक्रमण करके उसको जीत लिया। कौटिल्य के विवरण से स्पष्ट है कि वह दक्षिण के साथ व्यापार को महत्व देता था, अतः विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का एक अंग हो गया। अब देखिए, दक्षिण के व्यापार को महत्व देता था कौन? अशोक। और इसलिए उसने क्या किया? कलिंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तोसली को इस प्रांत की राजधानी बनाया गया था। तोसली एक जगह था जिसे कलिंग का राजधानी बना दिया गया था। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट एवं खून खराबा देखकर अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। क्या हुआ? तीव्र आघात पहुंचा। इस भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए इसने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग कर दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय, किसका? दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। उस समय जो कलिंग युद्ध हुआ उसमें इतना रक्तपात हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए, जान माल की क्षति हुई। इससे आहत होकर अशोक ने दिग्विजय मतलब विजय युद्ध की नीति को छोड़ करके और धम्म विजय की नीति को अपनाया। उसके बाद हम देखते हैं, आगे देखते हैं धम्म प्रचार। क्या है? धम्म प्रचार, अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जन कल्याण हेतु लगा दिया। वह क्या किया? जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जन कल्याण के लिए लगा दिया। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति, किसका? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तस ने की थी। अशोक के शासनकाल में पटना में, जो अभी पटना है, जो पुराना पाटलिपुत्र है, उसमें क्या हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। इसमें
अभिधम पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षुओं को धर्म प्रचार हेतु विभिन्न देशों में भेजा गया। ये जो बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, उसमें अभिधम पिटक, किसकी, अभिधम पिटक की रचना की गई और बौद्ध भिक्षुओं को धर्म प्रचार हेतु विदेशों में भेजा गया। विभिन्न विदेशों में अलग अलग देशों में बौद्ध भिक्षुओं को प्रचार के लिए भेजा गया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भी, पुत्री संघमित्रा को भी धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। उसी समय अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। अपने कार्यकाल में अशोक ने अपने अनेक शिलालेख खुदवाए जिनमें धार्मिक उपदेशों को उत्कीर्ण किया गया था। इसके अलावा अनेक स्तूपों और स्तंभों का भी निर्माण करवाया गया। इन्हीं में से सारनाथ का प्रसिद्ध स्तंभ सिंह शीर्ष स्तंभ भी है, जो अब भारत के राज्य चिन्ह के रूप में सम्मानित है। अब क्या हुआ देखें, अशोक अपने कार्यकाल में क्या किया, शिलालेख खुदवाया और स्तंभ भी बनवाया, स्तूपों का भी निर्माण करवाया। स्तूप जिसमें बौद्ध लोग, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, स्तूप स्तंभ ये सभी बनवाया। स्तूप स्तंभ और विहारों का भी उन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था। उसी स्तंभों के श्रृंखला में उन्होंने क्या, सारनाथ का प्रसिद्ध स्तंभ सिंह शीर्ष स्तंभ भी बनवाया, जो अभी हमारे क्या है, भारत के राज चिन्ह के रूप में सम्मानित है। आगे देखते हैं। आगे है, अशोक ने धर्म का प्रचार आरंभ धर्म यात्राओं से किया। उसने कलिंग युद्ध के बाद मनोरंजन संबंधी यात्राओं पर पाबंदी लगा दी और धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। अब क्या हुआ, धर्म के प्रचार आरंभ करने के बाद क्या किया उन्होंने, मनोरंजन संबंधी यात्राओं पर पाबंदी लगा दी और धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। अब ये अधिकारी क्या करते थे, अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे शिलाओं पर लिखे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने जो धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, उनको यह निर्देश दिया गया कि वह शिलाओं पर लिखे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किन्होंने दी थी, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक शिव का उपासक था और हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन था, वो किसका उपासक था, वो शिव का उपासक था। आगे देखते हैं। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। उसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया। अब अपने शासन के 10वें वर्ष क्या कहाँ गया, वो बोध गया गया। यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट है, यहाँ पर बोध गया होगा। बोध गया की यात्रा की और अभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम गया और उसने लुम्बिनी ग्राम को क्या किया, कर मुक्त घोषित कर दिया, वहाँ से कर लेना बंद कर दिया। उसका देखते हैं मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का काल। मौर्यों के बाद का कुछ वर्षों का शासनकाल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है शुंग वंश, 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व, 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन अयोध्या अभिलेख से मिलता है। अब क्या हुआ, अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ थे उसकी हत्या किसने कर दी, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की। और पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन अयोध्या नाम के एक अभिलेख से मिलता है। उसके बाद होता है कण्व वंश 75 ईस्वी पूर्व से 3 ईस्वी पूर्व तक, 75 ईस्वी पूर्व से 3 ईस्वी पूर्व तक। वासुदेव इस वंश का संस्थापक था। कौन था इस वंश का संस्थापक, वासुदेव इस वंश का संस्थापक था। ये वंश मगध साम्राज्य का अंतिम वंश था। ये वंश किसका, मगध साम्राज्य का अंतिम वंश था। इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को हटाकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इसके बाद दक्षिण भारत के राजा हावी हो गए और सातवाहन वंश शुरू हो गया। सातवाहन सिमुक कहाँ के राजा थे, दक्षिण भारत के थे, और उसने क्या किया, सातवाहन वंश की स्थापना
की। अब हम देखते हैं सातवाहन वंश। इस वंश का संस्थापक सिमुख था। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापति तथा इसके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख। और इसके शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ कहा जाता था। आगे देखते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक महान शासक था। उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो सबसे महान सम्राट था वो कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम महान शासक था। यज्ञश्री सतकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का महान शासक, अंतिम महान शासक था। इस काल में तांबे एवं कांसे के अलावा प्रोटीन व सिक्के, शीशे के सिक्के काफ़ी प्रचलित हुए। इस काल में क्या हुआ था? तांबे और कांसा का सिक्का तो चलता ही था, इसके साथ साथ प्रोटीन और शीशा का सिक्का भी काफ़ी प्रचलन में आया। इन शासकों ने चैत्यों एवं विहारों का निर्माण काफ़ी संख्या में किया। सातवाहनों ने क्या किया? सातवाहन जो शासन थे इन्होंने चैत्यों और विहारों का निर्माण काफ़ी संख्या में किया। सातवाहन शासक खुद को ब्राह्मण कहते थे। सातवाहन शासक खुद को ब्राह्मण कहते थे। इन शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर रहित गांव देने की प्रथा अर्थात भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत की। सातवाहन के शासकों ने क्या किया? ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर रहित गांव दान दे दिया, गांव में ही दान दे दिया था। ठीक। और उसके बाद उसको भूमि दान, क्या भूमि दान करते थे और भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत इन्होंने ही की। अशोक के काल के अनुरूप इस समय में भी जिलों को आहार कहा जाता था। सातवाहन काल में भी जिलों को क्या कहा जाता था? आहार। और इसके अधिकारी को अमात्य और महामात्र कहा जाता था। अशोक के काल के अनुरूप ही मतलब जिस समय अशोक के काल में जिलों के अधिकारी को अमात्य या महामात्र कहा जाता था, उसी तरह सातवाहन में भी जिला के अधिकारी को अमात्य और महामात्र कहा जाता था। प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती इसी काल में लिखी गई। इस काल की आधिकारिक भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। अब देखो गाथा सप्तशती क्या था? गाथा सप्तशती जो पुस्तक है वो क्या है? सातवाहन राजा हाल की जीवनी, सातवाहन राजा हाल की जीवनी के बारे में लिखा गया है। गाथा सप्तशती में इसी काल में लिखी गई थी। इस काल की आधिकारिक भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। आगे देखते हैं मौर्यकालीन भाषा एवं साहित्य। मौर्य काल में शिक्षा, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। तक्षशिला उच्च शिक्षा का सुविख्यात केंद्र था। यहाँ दूर दूर के देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय था उसमें क्या था? उच्च शिक्षा का सुविख्यात केंद्र था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। सम्राट बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, किसके राजवैद्य? सम्राट बिंबिसार का राजवैद्य जीवक तथा कौशलराज प्रसेनजित तक्षशिला के विद्यार्थी थे। जीवक और प्रसेनजित तक्षशिला के ही विद्यार्थी थे। तक्षशिला उस समय शिक्षा का मुख्य केंद्र था। उस समय क्या था? तक्षशिला शिक्षा का मुख्य केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य भी उस समय कुछ समय तक तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य का शिक्षक रहा। आचार्य चाणक्य कहाँ पर शिक्षा देते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और चंद्रगुप्त मौर्य भी कुछ समय तक के क्या चाणक्य का शिष्य रहा था कहाँ? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। आगे देखते हैं मौर्य काल में 3 भाषाओं का प्रचलन था, संस्कृत, प्राकृत और पाली। संस्कृत, प्राकृत और पाली मौर्य शासन में, मौर्य काल में यही 3 भाषाओं का मेनली प्रचलन था। अशोक ने पाली को संपूर्ण साम्राज्य की राजभाषा बनाया। अशोक ने क्या किया? अपनी पाली भाषा को संपूर्ण साम्राज्य का राजभाषा बना दिया और इसी भाषा में अपनी अभिलेख उत्कीर्ण कराए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अशोक ने किस भाषा में अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराए तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। अब हम देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में मौर्यों ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया हुआ था। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में। और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। 5 प्रांतों में विभाजित किया और इन सभी 5 प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। देखते हैं कौन कौन से प्रांत थे। प्रांतों के नाम हैं
प्रांत उत्तरापथ और उसकी राजधानी के बारे में भी देख लेते हैं। उत्तरापथ पहला प्रांत कौन था? उत्तरा प्रांत, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी कौन थी? तक्षशिला। उसके बाद देखते हैं दक्षिणापथ, दूसरा प्रांत था दक्षिणापथ और इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तीसरा जो प्रांत था वो था अवंती राष्ट्र और इसकी राजधानी थी उज्जैन। चौथा प्रांत था कलिंग और कलिंग की राजधानी पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, कौन थी? तोसली। और पांचवा जो प्रांत था वो था प्राची जिसका राजधानी था पाटलिपुत्र। इस तरह हम देखते हैं कि पांचों प्रांत और उसकी पांचों राजधानियों के बारे में। उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैन और कलिंग की तोसली और प्राची की पाटलिपुत्र। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। प्रतिनिधि को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। ये जो छोटे छोटे प्रांत थे उन पर शासन कौन करता था? सीधे सम्राट नहीं करते थे, बल्कि ये क्या छोटे छोटे उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था और इस प्रतिनिधि को कुमार या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग तथा उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तक्षशिला जो था वह जगह उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के बीच आने जाने का मार्ग था तथा उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। मतलब दोनों मार्ग का ही काम करते थे। नगर में व्यापारी, शिल्पकार तथा सरकारी अधिकारी रहते थे एवं गांव में किसान व पशुपालक। मध्य भारत जैसे इलाके ज़्यादातर जंगलों से भरे थे, जहाँ के लोग जंगल से प्राप्त उत्पादों का शिकार पर निर्भर रहते थे। अब देखिए नगर में कौन रहते थे? नगर में व्यापारी और शिल्पकार तथा सरकारी अधिकारी रहते थे और गांव में किसान और पशुपालक रहते थे। जो मध्य भारत था, मध्य भारत जैसा इलाका ज़्यादातर क्या था? जंगलों से भरा हुआ था और वहाँ के लोग जंगल से प्राप्त उत्पादों या फिर शिकार पर ही निर्भर रहते थे। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी और उसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। एक तो मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, और उसका प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल में ही किया गया। ये किस एग्जाम में आ सकती है? बिहार दरोगा या फिर एसएससी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये, कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मौर्य काल। आगे देखते हैं। नगर में अनुशासन रखने तथा अपराधी मनोवृत्ति को दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था रक्षिण, पुलिस व्यवस्था का क्या नाम था उस समय? रक्षिण। रक्षिण की भी व्यवस्था की गई थी अनुशासन बनाए रखने और अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु। कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, जबकि कुछ लोग राजा के लिए नजराना लाते थे जो अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः लोग स्वेच्छा से देते थे। एक तो कर नियमित रूप से वसूल किया जाता था और इसके अलावा कुछ लोग क्या करते थे? कुछ होता है ना, भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए राजा को लाते थे, जिसे नजराना कहा जाता था। ये लोग अपनी मर्जी से ही देते थे राजा को, उसे नजराना कहा जाता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र क्या है? एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, जो उत्तर पश्चिम का इलाका था वो कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो एग्जाम में अगर पूछे तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद है मेगास्थनीज द्वारा दिए विवरण से पाटलिपुत्र के बारे में पता चलता है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर था, जो कि विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। सॉरी। मेगास्थनीज द्वारा विवरण से देखो, मेगास्थनीज ने किसका विवरण दिया था? पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने बताया था कि यह विशाल और खूबसूरत नगर था, जो विशाल प्राचीर मतलब विशाल दीवार से घिरा था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। कितने द्वार थे? 64 द्वार थे पाटलिपुत्र नगर में। 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे। यहाँ जो घर थे 2-3 मंजिल वाले वो लकड़ी और कच्ची ईंट से बने थे तथा राजा का महल भी काठ का बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था।
पाटलिपुत्र में जो राजा का महल था वो भी काठ से बना था और जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था, मतलब सजाया गया था। गांव देश के उत्तरी तथा दक्षिणी हिस्से में 3 तरह के लोग रहते थे। उत्तरी तथा दक्षिणी हिस्से में कितने तरह के लोग रहते थे? 3 तरह के लोग रहते थे। उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। उत्तरी हिस्से में जो ग्राम का प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था और यह पद आनुवांशिक होता था। मुख्यतः गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ही इस पद पर होता था, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होता था वह उस गांव का ग्राम भोजक बन जाता था। राजा भी कर वसूलने का पुलिस का काम इन्हीं को सौंप देते थे। मजदूर व दास इनकी जमीन पर काम करते थे। ग्राम भोजक की जमीन पर ही मजदूर और दास काम करते थे। ग्राम भोजक से अलग स्वतंत्र कृषक को गृहपति एवं दास को कर्मकार कहा जाता था। और जो एक तो ग्राम भोजक थे, उसके अलावा जो स्वतंत्र कृषक, जो स्वतंत्र किसान थे, उनको गृहपति कहा जाता था और जो दास होते थे उनको कर्मकार कहा जाता था। दास को कर्मकार कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को विल्ला, तमिल क्षेत्र में जो बड़े बड़े भूमि के मालिक थे उन्हें विल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर जो हल चलाते थे उनको उनवार और भूमिहीन मजदूर, दास को कैडेसियार, दास को क्या कहता था? कैडेसियार और अधिमई कहा जाता था। दास को क्या कहता था? कैडेसियार और अधिमई। दासों को क्या कहता था? कैडेसियार और अधिमई कहा जाता था। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। तो हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल के कुछ वंश के बारे में पढ़ा। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मेरा जो अगला सेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। पसंद आए तो मैं ये सीरीज़ जारी रखूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।